गाइस काफी कुछ ऐसी मूवीज होती है, कुछ ऐसे शोज होते हैं जिसकी जब एंडिंग देखते हैं तो आपको समझ जाते हैं कि हम रिप्लाई क्या करें, हम क्या सोचें। हमें गहरी सोच में चल जाते हैं एंड हम डीप थिंकिंग में ओवर थिंकिंग होने लगती है कि ये फिल्म या शो हमको अच्छा लगा या बुरा लगा, और बुरा लगा तो इसमें क्या बुरा लगा और अच्छा लगा उसमें क्या अच्छा लगा, या फिर आप एक बीच में आके फंस जाते हैं कि मैं क्या रिप्लाई दूं एंड यू आर जस्ट कंप्लीटली नम, यू डोंट नो एब्सोल्युटली हाउ टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। ऐसे कुछ आपके साथ हुआ होगा डेफिनेटली अगर आप लोगों ने मिर्जापुर सीजन 1 देखा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद गुड्डू पंडित मर सकता है, लेकिन एट द एंड डेथ होती है बबलू पंडित की। आज जब डेथ होती है हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये हमने नहीं सोचा था। ये एक्सपीरियंसेस होते हैं हमको शोज या फिल्म से काफी कम देखने को मिलते हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस मुझको रिसेंटली मिला जोकर फॉलियो दी से या फिर जोकर 2 से, जिसकी कहानी टेक प्लेस करती है 1983 में, 2 years आफ्टर द इवेंट्स ऑफ जोकर पार्ट 1। जोकर पार्ट 1 की जो कहानी है वो 1981 की कहानी है, जहाँ ब्रूस में लगभग कुछ 8 से 10 साल का बच्चा है, वहीं पर उसके पेरेंट्स की डेथ होती है। यहाँ पे देखते हैं राइज ऑफ आर्ट ऑफ फ्लेक, जो कि एक फील्ड स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, अपनी माँ की बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सेवा करता था, बट फॉर सम सर्कमस्टांसेस जब उसको अपनी माँ के बारे में पता चलता है कि किसकी मॉम कितनी अब्यूजिव थी, उसको ऊपर बचपन में कितना टॉर्चर हुआ, वो धीरे धीरे अपनी मॉम के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो धीरे धीरे करते करते सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाता है एंड उसके अंदर एक रैत बाहर निकल के आता है जोकर के फॉर्म में। वो अपने आप में गलत नहीं था, पर जो उसने स्टेप्स लिए वो डेफिनेटली गलत। उसको किसी ने प्यार नहीं दिया, उसकी भावनाओं को किसी ने समझा नहीं। और जोकर फोलियो दी में जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होने लगती हैं जब उसको प्यार होता है हार्ले क्विन से, फिर हार्ले क्विन से, जो कि बहुत एक इनफेमस जोड़ी है। जोकर और हार्ले क्विन की एक इनफेमस जोड़ी है। जो इनका रोमांस है वो आम रोमांस नहीं है, वो काफी क्रेजी डिफरेंट काइंड ऑफ लव है, जहाँ पे दोनों एब्यूसिव भी है, दोनों टॉक्सिक भी है, बट एक दूसरे में रह भी नहीं सकते। इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमको देखने मिलता है। ऑफकोर्स बैटमैन एनिमेटेड सीरीज या फिर बैटमैन के जो अलग अलग फिल्म आई हैं, जितने भी शोज वगैरह कुछ भी आए हैं, उसमें हमने जोकर हार्ले क्विन को देखा, लेकिन एक डिफरेंट एंगल का देखा है। एक फन इन सिंपल वर्जन फन में हमने देखा है। यहाँ पे एक डिफरेंट टेक है, यहाँ पे एक डार्क रोमांस हमको देखने को मिला इस फिल्म में। हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड ऑफ गीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड गाइस ये फिल्म ना जोकर फॉलियो दी इज एन एसे इन इटसेल्फ। मतलब इस फिल्म को देखने के बाद आप थिएटर में जब बैठे होंगे तो आप सोचेंगे क्या करें, जिंदगी कैसे जिए। ये फिल्म आपको काफी ज्यादा सोचने में पहुंचा देती है एंड आप थोड़ा डिप्रेस भी फील करते हैं। अगर पार्ट 1 आपको डिप्रेसिंग लगी थी तो लेट मी टेल यू पार्ट 2 से ज्यादा डिप्रेसिंग है। अब मुझे पता नहीं कि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले या नहीं होने वाले, कुछ फ्लो में कुछ गलत बोल जाऊं, कुछ स्पॉइलर हो जाए, तो आपको पहले स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूं। आप चाहे तो वीडियो कहीं पे खत्म हो सकता है, टोटली अप टू यू। आप अगर फिल्म देख चुके तो उसका आगे कंटिन्यू करना। तो शुरुआत करते फोलियो दी से। तो फोलियो दी बेसिकली फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब है मैडनेस शेयर्ड बाय टू। दो लोगों के द्वारा मैडनेस शेयर की जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स हमको पता है वो दो लोग कौन से, आर्थर फ्लेक या फिर जोकर, एंड दूसरी है हार्ले क्विन या फिर हार्ले क्विंजल। अब देखिए यहाँ पे ना हमको एग्जैक्टली फिल्म में हार्ले क्विन की बैक स्टोरी सिर्फ वर्ड्स के थ्रू बताई गई है, और हमको कुछ हाफ बेक स्टोरी पता चलती है कि एग्जैक्टली कहानी क्या है, कि हार्ले क्विन ने जितना सच बताया उसमें कितना सच है और कितना झूठ बोला उसमें कितना झूठ है। ये हमको कभी एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलता। फिल्म की एंडिंग काफी डिप्रेसिंग है। एंड एक जो सबसे बड़ा डाउट था ना फिल्म को लेके, जो पार्ट 1 के लेके भी था, कि अगर जोकर मान लीजिए स्टेप ब्रदर भी है बैटमैन का या ब्रूस वेन का, तो भी उनके एज डिफरेंस काफी ज्यादा है, कुछ 15-20 साल का डिफरेंस है। ब्रूस वेन 10 साल का था, जोकर में एटलीस्ट 30 के अराउंड तो है। ऑफ कोर्स दिखता ज्यादा बुरा बिकॉज इज अ चेन स्मोकर, वो ड्रग एडिक्ट है, तो उसकी वजह से उसकी एजिंग ज्यादा, प्लस वो मेंटली सिक है, तो उसकी मेंटल इलनेस की वजह से वो थोड़ा एजिंग ज्यादा होती है उसके शरीर पे। बट ओवरऑल हमको ये कुछ पर्सपेक्टिव मिलता है कि जोकर और बैटमैन कुड बी स्टेप ब्रदर्स। अगेन वो भी पार्ट 1 में हाफ बेक स्टोरी है, तो हमको एग्जैक्टली कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन असली सवाल तो ये था कि अगर बैटमैन इतना छोटा, ब्रूस इतना छोटा है, तो जोकर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जोकर की एज कभी कुछ एज बताई नहीं गई है। जोकर की आइडेंटिटी भी ना कभी कुछ एज सच एग्जैक्टली कंफर्म भी नहीं की गई है। ऑल्दो कई बार हमको ना जोकर के कुछ अलग अलग आइट्रेशन में कुछ आइडेंटिटी बताई गई है। जैसे बैटमैन द लाफिंग जोक जो फिल्म थी या फिर जो कॉमिक बुक है, उसमें हमको कुछ वैसी कहानी मिलती है जहाँ से इंस्पायर्ड होकर बनी थी जोकर पार्ट में। फिर बैटमैन 1989 वाली जो फिल्म आई थी, वहाँ पे हमको जैक निकल्सन की कहानी पता चलती है कि जैक नेपियर था जो कि जोकर था, और उसने ब्रूस वेन के पेरेंट्स को मारा था। तो वहाँ पे भी जैक नेपियर से कुछ 15-20 साल तो बड़ा है बैटमैन से, तो इसलिए एज कभी मैटर नहीं करती है। वैसे भी जोकर जो फिजिकली फिट कभी दिखाया नहीं हुआ, बहुत ही पतला सा है, और वो अक्सर बैटमैन से मार ही खाता है, तो यहाँ पे एज कुछ फैक्टर मैटर नहीं करता है। बट हाँ, इस फिल्म को देखने के बाद डेफिनेटली बात पता चल जाती है कि जब भी ब्रूस वेन बड़ा होगा, क्योंकि इस फिल्म में मोस्ट प्रोबेबली ब्रूस वेन जो है कुछ 12-13 साल का होगा, और जब भी ब्रूस वेन बड़ा होगा, बैटमैन होगा, तो उसके सामने जोकर होगा अभी भी, लेकिन जोकर कोई और होगा। तो जोकर बेसिकली मेंटल है, जिसको अलग अलग लोग आके उस मेंटल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम वापस बात करें फोलियो दी के मैडनेस शेयर्ड बाय टू, तो ये सिंबलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट्स ऑफ हार्ले क्विन एंड जोकर या फिर आर्थर फ्लेक, कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, वही दूसरे से देख लें क्या फील करते हैं, वो दुनिया से कितने अलग हैं। यहाँ पे ऑल दो हार्ले क्विन को एक जगह बताया गया कि शी इज वेरी नॉर्मल, वो कम्प्लीटली सेन है, वो मेंटली सिक नहीं है, मेंटली नहीं है वो, बट उसकी जो स्थिति थी वो जोकर से इतने अट्रैक्टेड फील करती थी, उस हिसाब से पता चलता है कि हाँ कुछ तो उसके साथ भी डिफरेंट है, वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं करती है।
अब मे बी जोकर से इन्फ्लुएंस होकर वैसी बन गई, जोकर से प्यार करती थी, या फिर जो भी इसका पास्ट ट्रॉमा था उसके हिसाब से वैसी बनी। अब अगर हम बात करें म्यूजिकल फिल्म की, तो गाइस ये एग्जैक्टली म्यूजिकल नहीं है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गाने हैं, ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है, काफी ज्यादा गाने भी हैं, बट डायलॉग्स भी हैं। एंड प्लस मोर द थिंग इज, जैसे अपने इंडियन फिल्म्स में म्यूजिक होता है ना, गाने आते हैं बीच में, काइंड ऑफ वैसे ही यहाँ पे गाने हैं। मतलब आप ऐसा मत पर्सपेक्टिव लेके जाने की कंप्लीटली म्यूजिकल फिल्म है, बहुत सारा म्यूजिक होगा, सिर्फ बातें जितनी भी हो रही सब गानों में ही हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। डायलॉग्स हैं, अच्छे डायलॉग्स, सीन है, मोनोलॉग्स हैं, बीच में गाने हैं। और गाने किस तरीके से दिखाए गए हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, गाने इसमें फोर्स्ड नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ना कुछ एक तरीका यूज करते हैं थेरेपीज के लिए, म्यूजिकल थेरेपी, ताकि अपने पेशेंट्स को वो बेटर फील करा सके, क्योंकि म्यूजिक अपने आप में काफी ब्यूटीफुल थिंग है। तो यहाँ पे म्यूजिकल थेरेपी यूज की गई है। एंड जब भी म्यूजिक पे गाना आ रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पे दिमाग में दिखा रहे हैं कि आर्थर के दिमाग में या फिर हार्ले क्विन के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी मेंटल स्टेट दिखाई जा रही है। ऐसे नहीं कि वो कोर्ट रूम में बैठा है तो यहाँ पे गाने सडनली आउट ऑफ नोवेयर प्ले स्टार्ट हो जाता है और डायलॉग्स गानों में प्ले कर रहे हैं, नहीं वैसा नहीं है। वो बैठा है, वो दिमाग में कुछ सोच रहा है, फिर उसके दिमाग में क्या स्टेट चल रही है वो दिखाया जाता है हमको, गाने किस तरीके से आ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, फिल्म की स्टार्टिंग है ना, वो काफी कमाल की है, काफी कमाल की स्टार्टिंग है। जिस तरीके से फिल्म स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे एंड होती है फिल्म, काफी डिफरेंट एंगल है, काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और अगर हम फिल्म की परफॉर्मेंस की बात करें या फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो दैट आर टॉप नॉच, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार फिर से आर्थर फ्लेक का जिन्होंने रोल प्ले किया, वकीन फीनिक्स ने, अमेजिंग। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे जोकर की एक्टिंग तो हमको वापस देखने को मिल रही है, तो क्या इस बार इनको ऑस्कर की नॉमिनेशन मिलेगा? मैं कह रहा हूँ हाँ मिलेगा डेफिनेटली। जोकर का रोल है, बट इस बार एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है, तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कुछ नया हमको देखने मिला उनकी एक्टिंग में। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव लेडी गागा। लेडी गागा को पहली भी ऑस्कर जीत चुकी हैं, वकीन फीनिक्स भी पहले जीत चुके हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बार फिर से एटलीस्ट नॉमिनी से लेके जाएंगे। इसका म्यूजिक, इसका डॉन्टिंग डार्क हॉरर वाले म्यूजिक जैसे पार्ट 1 में था, वो कुछ कंटिन्यू किया गया, प्लस यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ न्यू म्यूजिक भी है, कुछ नए गाने भी है जो फिल्म में ऐड किए गए हैं। म्यूजिक तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड वही बात है कमाल की कि अगर आप म्यूजिक से कनेक्ट नहीं कर पाते तो शायद आपको फिल्म कभी कभी खराब लग सकती है। बट इस फिल्म का जो थीम है, जो डार्क म्यूजिक है, जो डार्क सॉन्ग जब प्ले होते हैं तो आप कनेक्टेड फील करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये फिल्म कुछ लोगों को स्लो बर्न लग सकती है, बट पर्सनली मुझे बिल्कुल भी स्लो बर्न लगी। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा ये फिल्म काफी जल्दी खत्म हो गई, काफी क्विक फिल्म लगी मुझे ये। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस माय पर्सपेक्टिव, कुछ लोगों को स्लो बर्न लग सकती है। फिल्म में ऐसा कोई विलन नहीं है। अगर विलन की हम डायरेक्टली बात करें तो ऑफकोर्स जो फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है वही काइंड ऑफ एंटागनिस्ट भी है, क्योंकि आर्थर फ्लेक ने यहाँ पे मर्डर किया एंड वही ट्रायल चल रहा है। पिछली फिल्म में यानी कि जोकर पार्ट 1 से 5 मर्डर किए थे, उसी चीज का ट्रायल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आर्थर फ्लेक ने अपने आप को समहाउ प्रूव कर दिया कि इज मेंटली इल, तो शायद उसको डेथ पेनल्टी से बचाया जा सकता है। जोकर के पर्सपेक्टिव से विलन की बात करें, फिर आर्थर फ्लेक के पर्सपेक्टिव से विलन की बात करें, तो ऑफ कोर्स दैट इज सोसाइटी। एंड सेकंड इज हार्वी डेंट। हार्वी डेंट हु इज अ यंग डीए राइट नाउ, बट अगेन यहाँ पे हम हार्वी डेंट को देखा जाए तो कम से कम ब्रूस वेन से वो 10 से 15 साल के बीच में बड़ा ही बड़ा है। आई मीन हार्वी डेंट को भी यंग दिखा, अपने 20 से 30 के बीच में होगा। ब्रूस वेन कुछ अभी 12-13 साल का है, तो हाँ डिफरेंस तो एज डिफरेंस है। तो शायद मे बी फ्यूचर में अगर ब्रूस वेन, ये वाला ब्रूस वेन अगर बड़ा होगा तो दोस्त नहीं बनेगा। लेकिन मैं ऑल्सो आपको बता दूं, इसका फिल्म का कोई भी फ्यूचर नहीं है। व्हाट आई मीन टू से दैट कि इसका कोई थर्ड पार्ट नहीं आने वाला है। ये मोस्ट प्रॉब्ली ड्यूलॉजी है, यहीं पे खत्म हो जाती है कहानी, कुछ आगे बढ़ेगी भी नहीं। बिकॉज जैसा मैंने अभी आपको बताया, जोकर इज बेसिकली मैंटल जिसको आगे कोई और संभालेगा, और कोई और संभालेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। फिल्म काफी अनप्रेडिक्टेबल, आप सोच नहीं पाएंगे कि नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है। कुछ हद तक आपको लग सकता है, आप एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज हमने इतनी फिल्म देखी है, क्या नेक्स्ट सीन में ये हो सकता है, एंडिंग ऐसे हो सकती है, बट नहीं, इस फिल्म की एंडिंग काफी अलग है। एंड एंडिंग ये है जो आपको एक्चुअली टच करते हैं एंड यू फील की मैं क्या रिएक्ट करूं उस फिल्म को देख के, कैसे रिएक्ट करूं, समझ नहीं आ रहा है। ये मुझे एक्चुअली इसके लिए बुरा लगना चाहिए या फिर इसके लिए अच्छा लगना चाहिए, बस बिकॉज एट द एंड आर्थर फ्लेक इज अ किलर। वो मेंटली भले कितने भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, बट उसने गलत काम किया था और उसको कोई रिग्रेट भी नहीं था। तो क्या उसके लिए अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया। और जब फिल्म खत्म होती है तो अगेन आप कंफ्यूज हैं, आपके पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं इस फिल्म को देख के। एक बात डेफिनेटली फॉर श्योर मैं बोल सकता हूँ कि द वे म्यूजिक हैज बीन यूज्ड इन दिस फिल्म is nothing but just short of genius। म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फिल्म का कलर पैलेट बहुत ब्यूटीफुल है एंड दिस फिल्म इज एन एक्सपीरियंस। ये फिल्म को मैं रिकमेंड करूंगा आप थिएटर्स में देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। इनकेस अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं, 3-4 महीने बाद, साल 2 साल बाद, अगर आप लोग थिएटर में नहीं देख पाए तो एटलीस्ट ना इस फिल्म को एक अच्छे म्यूजिक सिस्टम के साथ या फिर अच्छे ईयरफोन्स का जरूर देखना, ताकि वो आप फील कर पाए जिस फिल्म की थीम है। क्योंकि कई बार जो थीम होती है ना, सिर्फ फिल्म के कलर पैलेट्स या फिर फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स से नहीं होती है, म्यूजिक से भी होती है। एंड जोकर फॉलो द अर्क्स इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस फिल्म्स। एंड जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ब्रूस वेन का आखिरकार क्या है। ब्रूस वेन, व्हाट आई बिलीव, इज स्टिल अ किड एंड वो स्कूलिंग कर रहा है, वो धीरे अपनी ट्रेनिंग भी लेगा फ्यूचर में। सो ही समवेयर नॉट मेंशन, बट ही समवेयर इन द गॉथम सिटी, या फिर मे बी हो सकता है बोर्डिंग स्कूल चला गया वो आगे पढ़ाई करने के लिए। बट हाँ,
गौतम सिटी के अंदर कोर सिटी में क्या प्रॉब्लम्स है ये दर्शाया गया है। गौतम सिटी हैज़ बीन अ सिटी जहाँ पे आम लोग ने जीना काफ़ी मुश्किल है। वो दिस इज सिटी विद फुल ऑफ क्राइम्स। अबरू से अपना को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे क्राइम से लड़ा जाए। कमाल की बात यह है कि टॉड फिलिप्स वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने हैंगओवर जैसी क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स बनाई हैं, बट वहीं पर उन्होंने जोकर फोलियो डिक्स भी बनाई है। और बाय द वे लेट मी टेल यू, उन्होंने को राइट भी किया। एक फाइनल चीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि द बैटमैन यूनिवर्स से कनेक्टेड है, द बैटमैन पार्ट 1 से, उससे कनेक्टेड नहीं है। मैट रीव्स की द बैटमैन है वो अलग एल्स वर्ल्ड का पार्ट है, जोकर 1 और जोकर 2 जो है वो अलग एल्स वर्ल्ड का पार्ट है। इसका बाकी डीसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट एनीवे, एट द एंड गाइस, मैं आप लोगों का रिव्यू जानना चाहूँगा। आपको ये फिल्म कैसी लगती है? आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है इस फिल्म को देख के? और आप क्या अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे? प्लीज़ मैं कमेंट्स में आके जरूर बताना। अगर आप सब मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब पर जुड़ना चाहते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो मेरे यूजर नेम यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।